हाय गाइस, तो इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन चैप्टर की। देखो गाइस, कुछ दिनों में ही केमिस्ट्री का एग्जाम आने वाला है। आपने कई बार इस चैप्टर को पढ़ा होगा, बट स्टिल कुछ बच्चों के अंदर अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आया और उनको सबसे बड़ी गलती ये लगती है कि उनको ये महसूस होता है कि उनको फिर से चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। देखो, कॉन्फिडेंस ना आने का कुछ ही रीजन होता है कि आपने उसको लिख के प्रैक्टिस नहीं किया, या ऐसा हो सकता है कि आपसे कोई 3 4 5 दिन बाद वो पूछ ले और आप जवाब ना दे पाओ, तो आपको लगता है मैंने तो पढ़ा ही नहीं। बट एक्चुअल में रीजन कुछ और होता है। आपको बस एक क्विक ब्रशअप की जरूरत है और आपको इस टाइम पे पूरा चैप्टर पढ़ने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ हाइलाइटेड पॉइंट्स और ये देखना है कि कौन कौन से प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आते रहे। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने हर एक चैप्टर में ये बताया था कि कौन से पॉइंट्स और उसमें कौन से क्वेश्चंस पे फोकस करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं उसी चीज को दोबारा दोहरा के और सारे इवैल्यूएशन आपके सामने करूंगा। उसमें तो मैंने सिर्फ बताया था कि ये करना, इसमें मैं कराऊंगा, आपको ये बताऊंगा कि कैसे आंसर लिखनी है, रिप्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए, क्योंकि बोर्ड्स के एग्जाम में रिप्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। आपका आंसर सुंदर दिखना चाहिए, बड़ा दिखना चाहिए और हाइलाइटेड टर्म्स दिखने चाहिए। मैं आपको सैंपल पेपर्स दिखाऊंगा पास्ट ईयर्स 10 ईयर्स के। मैंने जैसे उस वीडियो में बताया था कि कोई 5 मार्कर क्वेश्चंस हेलो एल्केन से बहुत कम बनते हैं, तो ये सारी चीजें आपको अभी पीवाईक्यूज के थ्रू मैं दिखाऊंगा। उसमें मैंने सिर्फ मुंह से बोल के बताया था, बट यहां प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं और आप लिटरली कॉन्फिडेंट हो जाओगे अगर इन दिनों में आपने ये सारे चैप्टर्स की मैं वीडियोस बनाने वाला हूं। जैसे अभी आज हेलो एल्केन्स, तो ऐसे डीएफ, सॉल्यूशंस, ऑर्गेनिक पूरा। तो इससे होगा क्या कि आप को जब भी दिन में टाइम मिलेगा ना, आप आके इन वीडियोस को देख लेना और इससे ये आपको पता चल जाएगा कि ये चीजों को तो मुझे याद करना है और पीवाईक्यूज के आंसर्स की रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है वो भी मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूंगा। तो ये मेक श्योर करना कि आप उस चीज को लिख लिख के प्रैक्टिस करो, क्योंकि बोर्ड्स के दिन आपको अपनी स्लैंग भाषा में नहीं लिखना जैसे हम कॉमन लैंग्वेज में बात करते हैं। आपको उस भाषा का प्रयोग करना है जो इन्विलिगेटर, जो एग्जामिनर देखना चाहता है, जिसको जिस पॉइंट पे वो नंबर देना चाहता है, आपको वो लिखना पड़ेगा। तो चलो गाइस, इतना ज्यादा बड़ा इंट्रो हो गया आज, बट ये जरूरी था आपके लिए, क्योंकि आपको ये समझना जरूरी है कि अगर आपका कॉन्फिडेंस लो है, इसका रीजन ये नहीं है कि आपको पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। इसका रीजन ये है कि आपको दोबारा से एक क्विक ब्रशअप की जरूरत है और आपको सिर्फ मेन पॉइंट्स को बस एक बार रिवाइज कर लो, कॉन्फिडेंस ऐसे ऊपर चला जाएगा। वरी करने की जरूरत नहीं है। तो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीज में, जैसा कि मैंने उस वीडियो में बताया था कि आईयूपीएसी, अगर आपको याद हो तो मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे। आईयूपीएसी SN1 SN2, प्रिपरेशन ऑफ SOCl2 और मैंने विंकलस्टीन वुड्स स्वार्ट्स एलिमिनेशन रिएक्शन, ये सारी चीजें बताई थी। तो देखो मैं आपको बता देता हूं, जैसे आईयूपीएससी हमें ऐसा लगता है कि हमें आती है, बट कभी कभी क्या, और ऑब्वियसली आती भी है, बट कभी कभी क्या होता है एग्जामिनेशन में हम स्टक कर जाते हैं। तो मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि ये आईयूपीएससी को एक बार ऊपर से देख लेना कि कैसे हमें इसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन लिखना होता है। अब मैं वो क्वेश्चंस आपके सामने करूंगा जो मैंने आपको उस वीडियो में बताए थे कि इंटेक्स में जैसे 10.5, 10.8, 10.9, एग्जाम्पल में 10.7, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ज्यादा जल्दीबाजी नहीं करते, राइट। तो देखो, सबसे पहली और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो अक्सर पेपर में कई बार देखी गई है, वो है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन थ्रू SOCl2। ये वाली काफी बार आ चुकी है, ये मैं पीवाईक्यूज के एनालिसिस करके ही आपको बता रहा हूं, ऐसे नहीं। तो आपको इसको याद कैसे रखना है, जैसे एल्कोहल SOCl2 के साथ रिएक्ट करता है, जैसे आप कार्बन और ऑक्सीजन को देख के CO2 को याद करते हो ना, वैसे ही सल्फर और ऑक्सीजन को देखकर SO2 को याद करो। तो एक सल्फर, एक ऑक्सीजन SO2 गैस बना देगा, ठीक है। उसी के साथ साथ एक H, एक Cl के साथ एक HCl बना देगा। क्या बचा? एक R बचा और एक Cl बचा, हेलो एल्केन बना लेना। सिमिलरली मैं ऊपर वाले को छोड़ने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन ये सबसे ज्यादा पूछा गया है, इसलिए मैं आपको करा दे रहा हूं। अगर आपने नहीं किया तो इस पे ध्यान दे लो। SOCl2 से आपको याद रखना है SO2 गैस, एक HCl बनेगा और एक R, एक Cl बना तो हेलो एल्केन बना देना। बहुत ही ज्यादा सिंपल है ये, ठीक है। इसी के साथ आपका, अच्छा, फ्री रेडिकल में ज्यादा आपको यहां पे चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन फ्री रेडिकल से क्वेश्चन बड़े बनते हैं। मैं एक बात आगे बढ़ने से पहले जरूर बताना चाहूंगा, एक बात आप लोग अपने दिमाग में रखना। जैसे फ्री रेडिकल, आप सबको एक पिक्चर याद रहती है कि फ्री रेडिकल में कुछ नहीं, जब भी HNu लाइट लिखा हो, क्या लिखा हो? HNu लाइट। तो जब भी HNu लाइट लिखा होता है, लाइट स्ट्राइक करती है, तो आपको पता है कि यहां पर बॉन्ड तोड़ के एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आ जाता है, जिसे हम फ्री रेडिकल कहते हैं। देखो, ये बात तो सबको पता है, तो क्या बात नहीं पता वो थोड़ा सा बताता हूं अगली स्क्रीन पर, ठीक है। थोड़ा अगली स्क्रीन पर आपको लेके चलता हूं मैं, जस्ट ऐसे अगली स्क्रीन पर आपको अगर मैं लेके चलूं तो ये देखो ये बात तो सबको पता थी, बट आपको ये याद रखना है कि जो एलाइलिक
आपको ये बात याद रखना है कि जो एलाइलिक फ्री रेडिकल होता है ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है और इससे रिलेटेड काफी रिएक्शन काफी कुछ बनता है, आपको ये याद रखना है। अभी एलाइलिक क्या है अगर आपको नहीं पता तो मैं बहुत डिटेल में जाने के बजाय आपको एक सीधी सी बात बताता हूं। कोई भी डबल बॉन्ड के बगल वाला जो कार्बन होता है, जैसे डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड आपको दिख रहा होगा, इससे जस्ट अटैच वाला कार्बन ये एलाइलिक कार्बन होता है, एलाइलिक, ठीक है। तो इसमें अगर एक फ्री रेडिकल होगा तो ये मोस्ट स्टेबल माना जाता है। मोस्ट स्टेबल इसलिए माना जाता है क्योंकि इसे स्टेबल करने के लिए खुद डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होता है। तो इतनी सी बात मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी आगे चलेंगे ना, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट मैंने जो उसमें बताए थे आज भी मैं कराने वाला हूं 10 पॉइंट, अभी आगे आने वाला है मैं दिखा दूंगा, उसमें कई ऐसे रिएक्शन आएंगे। जैसे एक चलो करा ही देता हूं, मान लो फॉर एग्जांपल आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन आ गया और आया है ये बोर्ड्स में, आप पी, अरे अभी दिखाऊंगा, आप क्या देखना मैं दिखाऊंगा, ठीक है। Cl2H आ गया, अब ये फ्री रेडिकल है, हमको सबको पता है, बट बच्चों को क्या लगता है फ्री रेडिकल में वो कहीं भी कुछ भी लगा देते हैं। आप देखो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन ये रहा, ये रहा, आपको दिख रहा है, मैं इसको बेंजीन ही कर दे रहा हूं क्योंकि एक बेंजीन वाला ही क्वेश्चन है पीछे, ठीक है। ये रहा, तो ये है अपना एलाइलिक कार्बन। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन अलग करोगे आप तो यहां पर एक फ्री रेडिकल आएगा और ये सबसे मोस्ट स्टेबल है। तो कहने का मतलब है, जैसे आपको पता है ना यहां पे 2 Cl ब्रेक करने वाले हैं एक एक Cl में, तो याद रखना कि एक जो H वहां से निकला, एक जो H वहां से निकला, एक Cl के साथ चला जाएगा और दूसरा Cl इस CH2 पर आकर लगेगा। गलती से भी डबल बॉन्ड वगैरह से मत लगा देना, ये पेपर में बहुत बार आया है, इसको फोकस कर लो। ये फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी पे बेस्ड होता है, इससे कई क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं, इट्स अ रिक्वेस्ट, ठीक है। ध्यान दे लेना अगर आप अच्छा चाहते हो तो, टाइम बिल्कुल नहीं खराब करेंगे। ओके ओके ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 रिएक्शंस को पूरा एज इट इज याद करेंगे, हम सब याद करेंगे। जैसे अल्कोहल में इटार्ड, आपका हॉफमैन ब्रोमोमाइड एमाइंस में सबका अपने अपनी एक स्पेशलिटी है। इस चैप्टर में 2-3 स्पेशलिटी है। नेम्ड रिएक्शन, एक है फिंकलस्टीन, एक है स्वार्ट्ज, काफी बार आ चुका है। नेम्ड रिएक्शन इसमें ज्यादा नहीं है चैप्टर में, नेम्ड नहीं, आने वाले चैप्टर्स में ज्यादा है, वो भी मैं कल परसों में करा दूंगा, वादा है मेरा, ठीक है। लेकिन अभी आप याद रखो कि फिंकलस्टीन और स्वार्ट्ज दोनों में ये याद रखना है कि हेलो एल्केन दोनों में है, हेलो एल्केन इसमें NaI और इसमें AgF। अब ये दोनों इतने खास क्यों है? अगर आपको याद हो आयोडीन को लाना और फ्लोरीन को लाना काफी मुश्किल होता था। रीजन याद करो, फ्लोरीन बहुत ही ज्यादा वॉयलेंट हो जाता था और आयोडीन रिवर्सिबल रिएक्शन शो करता था। अगर आप उनमें से हो जिसने ये सब कुछ नहीं पढ़ा, आप इग्नोर करो, आप सीधा इसको याद करो कि जब, क्योंकि ये लिखने को आएगा ना रिएक्शन। अच्छा एक चीज और है, जैसे कभी कभी क्या होता है हम रिप्रेजेंटेशन पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, तो थोड़ा सा ये जो लास्ट के 4-5 दिन है ना, इसमें ये कोशिश करना कि आप रिएक्शन के ऊपर 2-3 लाइनों को लिख दोगे ना तो एग्जामिनर आपसे ज्यादा इंप्रेस होगा। एग्जाम जब खत्म हो जाए उसके बाद हाईलाइट कर दोगे ना तो एग्जामिनर आपसे ज्यादा इंप्रेस होगा, जो कॉपी चेक करेगा वो आपसे ज्यादा इंप्रेस होगा, ठीक है। तो यहां पर ये मेरे बोलने का मतलब था, जैसे आप यहां लिख देना प्रॉपर्ली कि एल्किल हैलाइड्स are often prepared by the reaction of alkyl chlorides with Na in dry acetone। ये लाइंस वगैरह अगर आप थोड़ी सी लिख दोगे ना तो थोड़ा ज्यादा इंप्रेसिव होगा। उसके बाद अपना इसको NaI के साथ रिएक्ट कराना। अब रिएक्शन कराने में तो मेरे हिसाब से 1% प्रॉब्लम नहीं होगी। आप सबको पता है सोडियम पे पॉजिटिव, आयोडीन पे नेगेटिव, R पे पॉजिटिव, X पे नेगेटिव, ये 2 हिस्सों में ब्रेक करेगा तो Na+I-, सिमिलरली R+X-, तो कुछ नहीं करना, आपको NaX और ये I+ और माइनस का ट्रैक्शन की गेम Ri बना देना। सेम तरीके से यहां पर Rf बना देना, मतलब NaI, नाई और AgF, आपको जैसे स्वाट्स में जैसे AgF आयरन, स्वाट एक तलवार जैसी फीलिंग आ रही, तलवार आयरन, थोड़ा कनेक्ट करो अपनी तरफ से जैसे भी करो, बट याद करो, इतना याद रखो, याद रखना पड़ेगा इसको एनी हाउ, क्योंकि ये मैं एनालिसिस से ही आपको बता रहा हूं, ठीक है। ओके, अब देखो जैसे मैंने अच्छा एक यहां पर ना बड़ा सीन है इंपॉर्टेंट। यहां पे एक चीज याद रखना, जैसे कभी कभी क्या होगा ना, जैसे कभी भी यहाँ डार्क लिखा होगा ना, डार्क का मतलब है लाइट तो वहां प्रेजेंस है नहीं, ठीक है, लाइट की प्रेजेंस तो है नहीं वहां पर, तो आपको ये याद रखना है जैसे यहाँ पे आयरन है और ये X2 है, तो ये जो रिएक्शन है ना ये इलेक्ट्रोफिलिक की तरफ फॉलो होगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। कैसे, मैं आपको याद दिलाता हूं, अगर आपको हल्का सा भी थोड़ा सा याद हो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें क्या होता था, जैसे अगर मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलूं तो जैसे यहां पर अपना एक CH3 है, ठीक है, यहां पर अपना एक CH3 है
और ये है ऑर्थो पैरा पोजीशन, ठीक है। यहां पर रेजोनेंस की वजह से यहां पर नेगेटिव, यहां पर नेगेटिव और यहां पर नेगेटिव, और ऊपर से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो जो भी आप सब्स्टिट्यूएंट को लगाना ना, वो या तो ऑर्थो पोजीशन पे लगाना या तो पैरा पोजीशन पर लगाना। ये बात आपको याद होगी जरूर से, लेकिन मैंने एक बार क्विकली याद दिला दी क्योंकि आप ऐसी गलतियां मत करके आना। इसके बाद अपना स्वाट ये सैंडमेयर्स रिएक्शन वगैरह बीच बीच में आता रहता है, इतना कुछ खास है ऐसा नहीं कह सकते, खास नहीं है। कंप्लीट कर अभी एक्चुअली ना मैंने एक इंटेक्स का क्वेश्चन रखा हुआ है, उसमें ये सब इंक्लूड हो जाएगा, तो वही कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो जो हमारा मेन इंटेक्स का जो क्वेश्चन हमें लेना था ना, एक ये हमारा लेना था 10.5, ये एक इंटेक्स का क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 10.5 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप सब फोकस करो उसको, ठीक है। तो देखो, इसको जरूर प्रैक्टिस करके जाना, मैं बता रहा हूं, ये पेपर की जान रहता है। हेलो एल्केन्स 6 नंबर का है, अब 6 नंबर में मोस्ट इंपॉर्टेंटली यही आता है, तो आपको ये फोकस करके चलना है, ठीक है। देखो अब इसमें होगा क्या, पहला SOCl2 वाला है, तो SO2 अलग, HCl अलग, Cl लाके जोड़ दो, तो यहां पर एक क्लोरीन यहां पर आ जाएगा, खत्म। HNu लाइट फ्री रेडिकल, याद करो फ्री रेडिकल हमेशा एलाइलिक पोजीशन पे ही जाके लगता है। एलाइलिक कौन है, बेंजीन रिंग से जुड़ा वाला कार्बन। तो जो Br है ना बच्चों, गलती से भी सिर्फ यहीं पर जोड़ना। दोबारा HNu लाइट आ गई, हेलोजन आ गया, हमेशा हेलोजन वही लगेगा जहां एलाइलिक, एलाइलिक क्या है, बेंजीन रिंग से जुड़ा वाला, डायरेक्टली जुड़ा कार्बन, क्योंकि वहां पे फ्री रेडिकल मोस्ट स्टेबल होता है ड्यू टू कॉन्जुगेशन, याद रखना, ठीक है। इसके बाद अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर बहुत ही ज्यादा सिंपल है, CH2OH और HCl। तो फिर से वही बात है, अगर जैसे यहां से OH निकलेगा तो यहां पे ये अपना ये जो प्लस है ना, ये अपना स्टेबलाइज होगा कॉन्जुगेशन की मदद से, तो फिर से H2 आप निकाल दो और Cl को इसी पोजीशन पर लगा दो, ठीक। सिमिलरली यहां पर अगर हम आए तो यहां पर कुछ नहीं दिया, तो हम मार्कोव रूल फॉलो करेंगे, मार्कोव रूल फॉलो करेंगे। मार्कोव रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट साइड विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो, नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट साइड ऑफ डबली बॉन्डेड कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब अपना जो नेगेटिव पोर्शन है ना वहां पे जाके लगेगा। जैसे दो डबल बॉन्ड है, इसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, इसके पास कम, तो जिसके पास कम है ना नेगेटिव बोलेगा मैं तेरे पास आऊंगा, जिसके पास कम है। तो अगर आप नोटिस करो, इसके पास तो है ही नहीं और इसके पास एक हाइड्रोजन है, तो आयोडीन को यहां लगा देना और हाइड्रोजन को यहां लगा देना, ठीक। यहां पर इसकी बात करें तो ये अपना NaBr हो गया और आयोडीन आके लग जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको NaI याद है, कौन सा, फिंकलस्टीन रिएक्शन, ठीक है। उसी तरह से यहां पे देखो HNu लाइट आ गई, गलती से भी डबल बॉन्ड मत ब्रेक करना, मत ब्रेक करना। HNu लाइट फ्री रेडिकल एलाइलिक पोजीशन, एलाइलिक कौन सी होती है, डबल बॉन्ड से जुड़ा वाला कार्बन पे एक हाइड्रोजन हटाओ, वहीं पर एक फ्री रेडिकल लाओ, क्योंकि वो सबसे स्टेबल है, तो Br भी वहीं पर आना पसंद करेगा। तो इसका भी प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगा। अब आपके मन में डाउट आया, ये भी तो फ्री रेडिकल वही सेम है, तो वहां पर भी लगा सकते हो, ठीक है। दोबारा बता रहा हूं, आपको याद रखना है, फ्री रेडिकल आया ना तो एलाइलिक पोजीशन याद रखना। एलाइलिक क्या है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन एलाइलिक होता है, उस पे फ्री रेडिकल स्टेबल होता है, इसीलिए उसी पे हैलोजन लाके लगा दो, बात खत्म, ठीक है। चलो, एक्चुअली आज थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए आपको मेरी एनर्जी हो सकता है लो लग रही हो, बट हम टू द वर्क रहेंगे। आपका पेपर आ रहा है तो आपके साथ साथ हमें भी लगना पड़ेगा, हम सब की ये जिम्मेदारी होती है कि हम आपको कभी बीच मझधार में ना छोड़े। अब आते हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पे। तो देखो बहुत सिंपल है, कभी मतलब ज्यादा पेपर में अगर आ गया, आया नहीं है ज्यादा PYQs में, लेकिन आया एक दो बार दिखा होगा, तो मेनली क्या आपको याद रखना है, साइज, जिसका जितना बड़ा साइज उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, कम साइज कम बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट वैन डर वाल फोर्सेस पे डिपेंड करती है। जितना बड़ा साइज उतना ज्यादा वैन डर वाल फोर्सेस, उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। एक बात कॉपी में लिख लो, सार लगा के लिखो, अगर कहीं ब्रांचिंग हुई, ब्रांचिंग रिड्यूसेस साइज, राइट ऑन गाइस, ब्रांचिंग रिड्यूसेस साइज, अगर कहीं ब्रांचिंग हो रही तो साइज घट जाएगा। अच्छा एक और बात लास्ट लिख लो कि अगर कहीं H बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे मान लो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पता है ना, हाइड्रोजन की फोन के साथ, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, इनके साथ जो बॉन्डिंग होती है काफी स्ट्रांग होती है, और ये दो तरह की होती है, इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर। तो ये मेक श्योर करो कि ऐसा कुछ भी होगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी। फिलहाल हेलो एल्केन में ऐसा कुछ भी, वो अल्कोहल में पढ़ेंगे, अभी हम टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। क्विकली देख लो, चार दोस्त बगल बगल, चार दोस्त बगल बगल, चार दोस्त ग्रुप बना के, तो ये महसूस कर सकते हो, यहाँ ब्रांचिंग हुई, वहां और ज्यादा ब्रांचिंग हुई, देखो प्यार से बॉइलिंग पॉइंट घटता हुआ, ब्रांच
ब्रांचिंग डिक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट। ज्यादा चर्चा नहीं करके, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो जैसे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ओ ओ ओ ओ ओ आ गया अपना SN1, द SN1 SN2 तो चैप्टर की जान है। मैंने आपको बताया था ना SN1 SN2 से क्वेश्चन आता है। तो देखो मैं ना एक शॉर्ट में एक बात बता देता हूँ, आप यहाँ पे चलो मेरे साथ। ठीक है, तो देखो SN2 और SN1 में मैं एक क्विक मैकेनिज्म अगर आपको याद दिलाऊं, तो SN2 में क्या होता था, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक है, और 2 और 1 एक यूनिमोलिक्यूलर होता है और एक बायमोलिक्यूलर होता है, एक यूनिमोलिक्यूलर और एक बायमोलिक्यूलर। यहां पर ये बायमोलिक्यूलर है क्योंकि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना, वो एक्चुअली दो चीजों पे डिपेंड करता है। अब आप सोच रहे हो कि हमें इतना कुछ पढ़ना है कि हम तो कंफ्यूज हो। आपको सिंपल क्या करना दिखा, देखो अपना होता क्या था, अपना यहाँ पर बड़ा प्यार से एक अपना अपना एल्केन था, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। हुआ क्या, दूर कहीं बैठे न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव की इस पॉजिटिव पे नजर पड़ी और ये डाकू बन के आके अटैक कर दिया। नी में डाकू बन के अटैक किया और वो बेचारे का बॉन्ड टूट गया और वो अलग हो गया। और शायद आपको इस कहानी में पता होगा कि हैलोजन खुद भी चाहता था अलग होना, क्योंकि उसका साइज बड़ा होता है। हैलोजन्स आर वेरी गुड लिविंग ग्रुप। तो कुल मिला के यहां पर पीछे से अटैक होता है, इन्वर्जन हो जाता है, यानी कि कंपाउंड घूम जाता है। मुद्दा बताओ आप, हमारा टाइम मत वेस्ट करो। मुद्दा ये है कि पूछता है रेट ऑफ रिएक्शन कब फास्ट कब स्लो। तो देखो अगर आपको किसी के घर पे अटैक करना है और अगर बड़े बड़े ग्रुप्स लगे होंगे तो अटैक करना मुश्किल होगा, नहीं कर पाओगे। तो SN2 में बस देखना होता है हिंडरेंस। आप ये याद रखना, कहीं पर ज्यादा हिंडरेंस होगी तो रेट यानी स्पीड कम हो जाएगी, और कम हिंडरेंस होगी, मान लो किसी के घर आपको अटैक करना है, उसने तीन बॉडी बिल्डर्स हायर कर रखे हैं, तो अटैक कर पाओगे क्या, आप अटैक हो जाओगे, राइट। तो कुल मिला के जैसे अपना 1 डिग्री है, जैसे यहाँ 1 डिग्री हो गया, बाकी इधर अपने 2 हाइड्रोजन, इधर अपना 2 डिग्री हो गया, इधर अपना 2 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया, और इधर अपना 3 डिग्री हो गया, इधर अपना 3 डिग्री हो गया। तो अब आपको दिख रहा होगा सबसे ज्यादा हिंडर्ड यही है। तो सबसे स्लो इसमें होगा, इसमें थोड़ा फास्ट, और इसमें तो खाली जगह हाइड्रोजन छोटे छोटे, तो अटैक हो जाएगा। तो सबसे फास्ट इसमें, फिर इसमें। तो 1 डिग्री इज मोस्ट स्टेबल देन 2 डिग्री देन मोस्ट स्टेबल देन 3 डिग्री। ये याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसी के साथ साथ मैं SN1 भी आपको बता देता हूं। ठीक है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपका टाइम बचाना हमारा टारगेट है। अब SN1 कैसे देखना है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर क्यों, क्योंकि ये जो है यहां पर ये सिर्फ एक स्टेप में होता है। ठीक है, ये मैंने क्या बोला, ये एक स्टेप में नहीं, इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, वो सिर्फ एक ही कंपाउंड पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहां पे देखो ध्यान से, अब जैसे क्या, अब इसमें होता क्या है कि पहले हम इसको जिस भी सॉल्वेंट में डालते हैं ना, उस सॉल्वेंट की वजह से इनमें झगड़ा हो जाता है और ये टूट जाते हैं। मतलब पहले ही डाइवोर्स हो गया, डाइवोर्स पहले ही हो गया, टूट गए, पहले ही टूट गए। फिर जब ये डाइवोर्स हो गया, फिर किसी न्यूक्लियोफाइल ने मौका देखा, ओह ये तो खाली बैठा है, मैं अटैक कर देता हूं, यार कोई है नहीं तो सामने से अटैक करेगा, तो इसने सामने से अटैक कर दिया। तो इस केस में हिंड्रेंस का तो कोई चक्कर ही नहीं है, क्योंकि जगह सामने से खाली। यार आपने अपने घर के 3 जगह पर बॉडीगार्ड लगा के बैठे, सामने से गेट खोल के रखा है, तो डाकू तो घुसेगा ही ना सीधा। देखना क्या, स्टेबिलिटी। अब बताओ, जितना ज्यादा यहां पर पैसा होगा, जितना ज्यादा स्टेबल होगा, उतनी जल्दी डाकू अटैक करेगा। तो कुल मिला के SN1 का जो रेट है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अगर आप में से कोई भी ऐसा मनुष्य है जो ये सोच रहा है कि स्टेबिलिटी देखते कैसे है, उसको भी मैं बता देता हूं कि स्टेबिलिटी को देखा कैसे जाता है। स्टेबिलिटी देखने का तरीका बड़ा ही आसान है। अगर कोई कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, CH3 से जुड़ा है, शायद आप ना जानो तो मैं बता दूं, ये CH3 जो होते हैं मिथाइल ग्रुप, ये डोनेटिंग होते हैं, दानी होते हैं वाया इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, शिफ्ट करा देते हैं। तो यहां वो क्या कराते हैं, अपने आप होता है, लेकिन चलो छोड़ो, ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो कुल मिला के ये जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन है ना, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। अच्छा मान लो आपको कोई 2 जगह से मदद कर रहा है, और अगर आपको कोई सिर्फ एक जगह से मदद कर रहा है, तो कौन से केस में आप सबसे ज्यादा स्टेबल होगे। बट ऑब्वियस सी बात है, आपको 3 तरफ से कोई मदद कर रहा है, आप सबसे ज्यादा, फिर 2, फिर 1, कोई क्या ही मजा आएगा, राइट। तो 3 डिग्री मोस्ट स्टेबल, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। एक कैच की बात देखो, एक कैच,
SN2 की बात अगर हम लोग करें तो 1 डिग्री स्टेबल था, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और इसकी बात करें तो ये 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो कुल मिला के एक शॉर्ट समरी दे दूं आपको रेट देखने के लिए ना, ये याद रखना होगा कि SN2 में बड़े बड़े ग्रुप हैं, आना मुश्किल, और SN1 में ग्रुप से मतलब ही नहीं है, कार्बोकेटाइन अगर तू स्टेबल है तो अटैक कर देगा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इस पे एक टेक्स्ट है जो बहुत फेवरेट है, उसका नंबर भी मैं बता देता हूं, मैंने नोट डाउन किया हुआ है, जस्ट अ मिनट, मैं आपको बता दे रहा हूं, वो बहुत आता है पेपर में। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट होता था, वो मैं बता देता हूँ, थोड़ा बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, ये वाला क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इसमें होता क्या ना, जैसे SN2 का रेट पूछा जाता है तो बच्चों को लगता है यार देखो, सबसे पहली चीज देखो प्लस किसमें है, प्लस इस जिसमें आयोडीन जुड़ा होगा उसमें प्लस होगा, ये प्लस है, ऑलराइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सबसे बड़ा कैच यहाँ पर एक चीज का ये आता है, तो ओके तो गाइस चलो, तो मैं ये बोल रहा था कि इसमें आयोडीन एंड Cl में क्या सीन होता है। तो देखो होता क्या है ना कि यहाँ पे प्लस है, अब बच्चों को लगता है यार ग्रुप तो ये ऑलमोस्ट सेम है, तो किसमें जल्दी अटैक करेगा, तो देखो आयोडीन एक बड़ा है ग्रुप में साइज में, तो वो लीव कर जाएगा, भाग जाएगा, तो आयोडीन इज अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप, वो लीव होकर अलग हो जाएगा, तो यहाँ पे जल्दी अटैक करेगा। तो ये तरह का क्वेश्चन काफी मतलब बच्चों सोचते रहते हैं कि क्या कौन सा आंसर होगा कौन सा नहीं। तो देखो बच्चों ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार लगा लो, ये 10.7, ये काफी ज्यादा पेपर में मतलब इस तरह का आप एक बार लगा लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, आप लोग देख सकते हो उसको 10.7। ये SN2 की रिएक्टिविटी इसमें बतानी है, अगर आपको इस पे प्रॉब्लम है तो मैं थोड़ा बता देता हूँ, चलो मैं हेल्प कर ही देता हूँ आपकी, जस्ट अ मिनट। तो इसको कैसे करना है, देखो C6H5C CH3 C6H5 Br, और यहां पर भी कुछ ग्रुप्स लिखे हैं, तो चलो एक काम करते हैं, इनका स्ट्रक्चर बना देता हूं। C6H5 बेंजीन हो गई, उससे एक कार्बन जोड़ा है। अब ध्यान से सुनना, मैं एक काम करता हूं, अगली स्क्रीन पे ही चलेगा, ठीक है, चलो अगली स्क्रीन पे चलते हैं। देखो C6H5 एक हमारा ऐसे C6H5 हमारी C6H5 हमारा बेंजीन रिंग हो गया, ठीक है, which is further attached with कार्बन CH3 देखो ब्रैकेट में है, ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये दोनों ब्रांच में है, पीछे वाले कार्बन की ब्रांच में है, तो वो फर्दर एक कार्बन से जुड़ा जो कि फर्दर एक CH3 और फर्दर C6H5 और Br, ठीक है, यही लिखा था ना, ये देखो CH3 C6Br। तो अगर आप ये ऐसा शेप बना लोगे ना ऐसे सारे स्ट्रक्चर्स को, तो आपका काम काफी आसान हो जाएगा। अब आपको पता है कि इसी पे प्लस आएगा, अब देखो इतना बड़ा ग्रुप और एक छोटा CH3 और Br, तो देखो काफी हिंडर्ड है। अब उसी तरह से और देखते जाओगे तो आप ऐसे बनाते जाओगे, एक में आपके दो बेंजीन आ जाएगा, दो बेंजीन आ जाएगा, एक में क्या पता एक में तीन आ जाए, तो इसमें सबसे बड़ा ग्रुप। तो बस आपको ये स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, तो आपका काम बाकी हो जाएगा। तो मैंने ये कुल बनाने का मेरा टारगेट ये था कि आप एक चीज समझ लो कि जो ब्रैकेट्स होते हैं ना, ब्रैकेट इसका मतलब ये पीछे वाले की ब्रांच में, ब्रैकेट का मतलब पीछे वाले की ब्रांच में, तो ये याद रखना आप लोग अकॉर्डिंगली इसकी देख लेना, ठीक है। अच्छा, यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री वगैरह से क्या आता रहता है, मैं आपको चलो एक चीज बता देता हूँ, जस्ट ऐसे मैं आपको लेके चलता हूँ PYQs पे, तो आपको थोड़ा सैंपल पेपर से थोड़ा आइडिया लग जाएगा। होल्ड फॉर अ सेक, ये देखो अगर आप लोग यहाँ पे सैंपल पेपर्स देखो, ये PYQs है, तो देखो इसमें से जिस तरह की चीजें काफी ज्यादा आती रहती है, आपको एक रियलिस्टिकली रिलेट हो जाएगा काफी हद तक। ये लाने का स्क्रीन पे इसका मेन रीजन ये है, मैं ये चाहता हूं कि ये जो आखिरी का टाइम चल रहा है ना, इसमें आप लोग बेसिकली जैसे इसमें आंसर्स लिखे हुए हैं उसको उसी तरह से लर्न करो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने अगर थोड़ा सा ये ब्लर है, ठीक है, वेरी सॉरी फॉर दिस, अगर आप देखो एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर टुवर्ड्स SN2, ये या ये। अब आप लोग को अगर इसमें बना के दिखाऊं, अगर मैं इसको बना के दिखाऊं, तो एक कार्बन यानी CH3 CH2, फिर अपना Cl ब्रैकेट में है, ब्रैकेट का मतलब समझो कि ये कार्बन डायरेक्ट इस कार्बन से जुड़ा है जो फर्दर एक CH3 से जुड़ा है, ठीक है, और ये Cl पीछे वाले की ब्रांच में है, ठीक है। तो कुल मिला के जो Cl था ना, ये Cl ये इसकी ब्रांच में था, ये याद रखना। अच्छा चलो वो वाला भी बना लेते हैं, तो उसमें आपके कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, 1 2 3 और एक Cl है। अब आप नोटिस करो यहां प्लस, यहां बड़े ग्रुप्स लगे हुए हैं और यहां पर एक ही तरफ ग्रुप लगा हुआ है, तो अब आप खुद ही बता सकते हो कि ये वाला जो है इस पे आसान होगा, क्योंकि एक तरफ बड़ा ग्रुप है, वहां 2 तरफ ग्रुप है।
तो इसको लिखना कैसे है, इसलिए ये मैं स्क्रीन पर लेकर आया हूं, ताकि आप इस लास्ट समय, देखो बच्चों में एक सच्चाई बताओ, कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा? कॉन्फिडेंस ना आने का रीजन है कि हमें ऐसा लगता है कि हम वहां सही जवाब नहीं दे पाएंगे, जो कि बहुत लाजमी है। तो इस लास्ट मोमेंट पे पूरा चैप्टर याद करने से पूरा कुछ फायदा नहीं होगा, बस पूरा चैप्टर पढ़ने से। याद वो करो जो इंपॉर्टेंट है, लिख के प्रैक्टिस करो, कीवर्ड्स हाईलाइट करके देखो, मैं ये हाईलाइट करूंगा, और ऐसे लर्निंग करना है। चलो एक एग्जांपल दिखा दो, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इन SN2 अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स टेक प्लेस फ्रॉम बैकवर्ड, पहले लिखना। फिर प्राइमरी एल्किल हैलाइड इज द लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस अमंग प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, while in secondary there is the presence of bulky group CH3 causes more steric hindrance, therefore it is more reactive to SN2। देखो ऐसे आपको लिखकर एग्जामिनर के आगे चमकना है। मतलब आपको ये पूरा पैराग्राफ दिखाने का एक रीजन था, आपको अपनी स्लैंग भाषा का इस्तेमाल नहीं करना कि मैं कुछ भी बस कैजुअली ड्यू टू मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, नहीं। आपको देखो यहाँ पे देखो 2 मार्क्स का है, देखो CBSE 2018 का पेपर है, तो आप यहाँ पे देखो कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप चीजों को लिखना है, शायद आपको समझ आ रहा होगा। क्या पहले बताओगे इन SN2 न्यूक्लियोफिल अटैक्स फ्रॉम द बैकवर्ड साइड, पीछे से अटैक करता है। फिर प्राइमरी एल्किल हैलाइड इज लेस हिंडर्ड देन द सेकेंडरी एंड टर्शियरी। फिर पहले देखो आंसर देने का तरीका, पहले थोड़ा SN2 के बारे में बताया 2 लाइनों में, फिर तीसरे में इस क्वेश्चन पे आए कि इन दिस क्वेश्चन मिथाइल ग्रुप इज एक्स्ट्रा इन द फर्स्ट कंपाउंड, देखो यहां पे लिखा है while in this group CH3 group is extra, so which is causing more hindrance due for the nucleophilic attack and hence this compound is more relevant towards SN2 reaction। तो शायद आप मेरी बातों को इतना एग्जामिनर नहीं पढ़ता, कीवर्ड्स हाइलाइटेड टर्म्स आपके पढ़ेंगे और आपको नंबर मिलेगा। तो ये मेरा मेन मोटिव था इसको स्क्रीन पर लाने का। शायद आप मेरे इस मोटिव को समझ पा रहे होंगे मित्रों, गेटिंग इट? यस और नो? जस्ट अ मिनट। और आपको देखो, अगर आपको इसका ये PDF चाहिए होगा तो आप मुझे बताना, इसकी एक अच्छी फोटो आपको भेज देंगे, ठीक है? आपको टॉपर्स के आंसर्स के एक आइडिया लग जाएगा कि बच्चे कैसे लिख के आंसर देते हैं, काफी सारी चीजों के। देखो आप सबने चैप्टर तो ये पढ़ा हुआ है, ओके 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 ओके। ये NCERT का वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने बताया हुआ था, वो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लेना, ठीक है? और ये अभी मैं कराने भी वाला था NCERT से, लेकिन चलो यही करा देते हैं, मजा आएगी। चलो देखते हैं, चलो आएगी मजा। देखो RCl प्लस NaI, कौन सा रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन, कौन सा? फिंकलस्टीन। NaCl को अलग करो, आयोडीन को लगाओ इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, खत्म। इथेनॉल हीट, अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो मुझे बताना था अच्छे से, मैं जल्दीबाजी नहीं करूंगा। यहां पर मैं चलो फिर से अपनी स्क्रीन पे लेके चलता हूं। देखो अब आपको दो तरह के एल्कोहलिक QH मिलने वाले हैं, ठीक है? आप एक चीज याद रखो, अगर आपको कहीं पर भी एल्कोहलिक QH दिखा और उसको हीट किया जा रहा है, या आपको एक्वस QH दिखा फिर हीट किया जा रहा है, आप ये याद रखना एल्कोहलिक QH में आपको बेसिकली आपको HBr को बाहर निकालकर एक डबल बॉन्ड लाना होता है, ठीक है? मतलब एलिमिनेशन करना होता है, एलिमिनेट निकालना होता है, ठीक है? और एक्वस QH में OH को लगाना होता है, OH को ऐड करना होता है, कुल मिला के सब्स्टिट्यूशन करना होता है। तो आई होप ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आपको किसी भी जगह पे OH लाना है, या मतलब मान लो आपको अल्कोहल प्रिपेयर करना है, तो आप हेलो एक्वस QH, हाउ आर यू बडी, आई नीड यू, एक्वस QH से हेल्प लेना। और अगर कहीं पर मान लो आपको एल्कीन लाना है तो HBr को निकालना है, तो हाय अल्कोहलिक QH, आई नीड यू। ये बात याद रखना। जो पीछे वाला क्वेश्चन था ना, वो कुछ ऐसा था, वो ये था कि CH3 का होल थ्राइस Br रिएक्ट्स विद KOH और हीट किया गया, तो अगर मेंशन नहीं तो वो अल्कोहलिक होता है। क्या होता है? अल्कोहलिक। तो अल्कोहलिक का मतलब है यहां पर एलिमिनेशन करना है। तो कुल मिला के इसको करना कैसे मैं बताता हूं। देखो एक कार्बन है, फर्दर 3 CH3 है, एक CH3 और एक Br भी है। तो अपने को कुछ नहीं करना यार, बस एक HBr निकाल दो। HBr कहां से निकालना? HBr इसका एक H ले लो, इसका एक सॉरी इसका एक H ले लो, इसका Br, ये टाटा बाय बाय, और इनके बीच में डबल बॉन्ड लगा दो। वेरी 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 सिंपल, इसे बोलते हैं सिंपल, है ना? HBr आपने कैसे निकाला? बस आपको ये याद रखना है अल्कोहलिक है कि एक्वस है, इस स्टेट को आपको याद रखना पड़ेगा। लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन, ठीक है? ये NCERT का ही है। उसके बाद अपना कोई खास इसमें, जैसे ये अपना ईथर अगर आपको दिख रहा हो, मेरे हिसाब से आपको याद होना चाहिए, रोना प्लस C2H5Cl, तो Na पे प्लस Cl पे माइनस
NaCl को अलग कर दो, R पे नेगेटिव, O पे, जस्ट अ मिनट, देख स्लोली करते हैं, ये R है, ये X है, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, ऑलराइट, यहां पर O पे नेगेटिव और Na पे पॉजिटिव, ऑलराइट, तो ये प्लस ये माइनस NaCl बना, और ये पूरा नेगेटिव इस पॉजिटिव से जुड़कर C6H5O C2H5 यानी ईथर बना लिया, ठीक है, क्या बना लिया, ईथर, ठीक है, ये याद रखना गाइस, ठीक है। चल विलियमसन सिंथेसिस एंड ऑल अगर आपको याद आ रहा हो तो कुछ रिलेट कर पा रहे हो गया, तो देखो कितना ज्यादा ये पेपर में आता है, आपको प्रूफ के साथ एक मिल रहा है, प्रूफ दिख रहा है कि देखो मैंने आपको बोला था ना IUPAC आती है, तो देखो IUPAC आई है, मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में ये वाला रिएक्शन कराया था, अगर आपको याद हो, ये रिएक्शन मैंने क्लास की स्टार्टिंग में कराया था विथ प्रूफ, प्रूफ के साथ मैंने बोला, देखो ये मैंने क्लास की स्टार्टिंग